आभार साथियों। सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो मैं इस मिशन की आज की इस मीटिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सम्मान मिशन के माध्यम से आज के हमारे जो द्वितीय प्रमुख वक्ता हैं आदरणीय धर्मेंद्र वर्मा जी, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं और आप भी समाज सुधार की भूमिका में हैं। समाज सुधार की दिशा में आप का योगदान काफी अद्वितीय है। आप बहुत सक्रिय रूप से बरेली अंचल में आप समाज सुधार की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो मैं मिशन के माध्यम से सम्मान आपको इनवाइट करता हूं कि आप आएं और अपने संक्षिप्त परिचय के साथ में अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय धर्मेंद्र कुमार वर्मा, स्वागत है सर आपका। ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा वर्तमान में बरेली के ब्लॉक रामनगर का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। मेरा पैतृक गांव तहसील औना के पास में पड़ता है, मंझा ब्लॉक मझगमा है। मैं काफ़ी दिनों से बरेली में शिफ्ट हो गया था सन 2000 के आसपास, और आपके समक्ष में एक प्रकरण जो चलता है अपने ग्रुप पे, एससी तथा ओबीसी का सामूहिक विकास कैसे करें, उसके बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। मैं आपको पुराने इतिहास में ले जाना चाहूँगा। वर्ण व्यवस्था जो हमारी चली आ रही थी पहले से, हमारे प्राचीन काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी। कर्म जो जैसा कर्म कर रहा था उसी को एक कैटेगरी दे दी गई थी। जैसे ब्राह्मण जो थे और जितने भी हमारे संस्कार थे सारा काम उन्हीं का था, तो ब्राह्मण अपना कार्य कर रहे थे। उसी तरीके से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण जो है हमारे समाज में उस समय थे। लेकिन समय बीतता गया, समय बीतते बीतते जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, अब वर्तमान समय में वो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई। यहाँ वक्ता ने जिस तरह से यह कहा है कि वर्ण व्यवस्था थी भारतीय समाज में, उन्होंने यह नोट नहीं किया कि भारतीय समाज कोई एक रेस या एक कल्चर नहीं था उस समय, और आज भी नहीं है। तो सबको हिंदू कह देना यह एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है जिससे हमें बचना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदू जो हैं मुश्किल से जो ब्राह्मण और बनिया थे वही हिंदू थे, और उन्होंने ही आज हमें लगभग अनेकों जातियों को जो आज स्वयं को हिंदू कहती हैं उनको हिंदू बनाया है। तो हिंदुओं का परसेंटेज 0.001% भी नहीं था उस समय। अब उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, धार्मिक साहित्य हैं, किताबें हैं, उसमें वर्णन होगा वर्ण का। उसके आधार पर वक्ता ने भारतीय समाज को उस समय तत्कालीन समाज को चार वर्णों में बांटने की कोशिश की, और उनका कहना है वक्ता का कि ये चीज़ अभी भी चली आ रही है। अब ज़रा देखिए कि 1901 के जातीय जनगणना में जो अंग्रेज़ों ने कराई थी उस समय, उसके कुछ साल पहले से ही अनेकों जाति समूह अपने को क्षत्रिय होने का आवेदन देते थे अंग्रेज़ों को। और हालत यह थी कि अनेकों जाति समूह स्वयं का जो जातीय संगठन बनाते थे उसमें अपने को अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा कहना शुरू किए। इवन राजपूत भी अखिल भारतीय राजपूत क्षत्रिय महासभा कहना शुरू किए। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किताबों में वर्ण होने के बावजूद भारत में जमीनी स्तर पर कोई क्षत्रिय था ही नहीं, और खोजा जा रहा था कि क्षत्रिय कौन है। शूद्र की तो कहानी और भी मज़ेदार है कि महाराष्ट्र के महारों ने स्वयं को शूद्र घोषित किया, और ये जो चमारों की राजनीति है, उन्होंने इस आंदोलन को इतना बड़ा किया पूरे देश में कि चमारों की राजनीति से प्रभावित होकर जो किसान जातियां हैं उनके बहुत सारे सदस्य स्वयं को अब शूद्र समझने लगे हैं। इवन संविधान सभा के बहसों के दौरान जो 1947-1948 के आसपास बन रहे थे,
उस दौरान भी अभी शूद्र की पहचान नहीं की गई थी, केवल यह कहा गया था कि बैकवर्ड क्लास, जिसमें केवल एससी क्लास के लोग आते थे और कुछ माइनॉरिटीज़ भी आते थे। उसी समय जब हमारे भभुआ के बाबू गुप्तनाथ सिंह, जो कि संविधान सभा के सदस्य भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, तो उन्होंने जब यह चीज़ घुसवाया एक आर्टिकल में कि भाई दूसरी किसान जातियाँ भी जो बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनको भी स्टेट द्वारा स्पॉन्सर करने की ज़रूरत है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बीसी था, बीसी का डिफिनीशन था, उसको एक्सपैंड, उसको विस्तृत करने की ज़रूरत है। और वहीं से ओबीसी आया, अदर बैकवर्ड क्लास, जो आज हम लोग स्वयं को कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। आप देख सकते हैं कि शूद्र की अवधारणा जो है बहुजनवाद के आंदोलन से उपजा हुआ है, और इसमें जो किसान जातियां हैं अब शामिल हो रही हैं। इनफैक्ट हमारे बड़ों बुजुर्गों से अगर कोई आज 100 साल का हो तो उनसे पूछिए कि भाई शूद्र क्या होता है, तो उनको पता ही नहीं कि शूद्र क्या होता है। इस तरह से यह बात बिल्कुल कोरी बकवास है कि कभी भारत में वर्ण व्यवस्था थी, तो फिर कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे कहना ही क्या। लेकिन फिर भी अगर बात कहीं उठी है तो कुछ ना कुछ तो होगा। आखिर जो मनुस्मृति है जिसमें वर्णों का बखान है, चाहे जिस भी इनके हिंदुओं के रिलीजियस टेक्स्ट में आया हो, कहाँ से आया? तो बात यह आती कि हिंदुओं के सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं, धार्मिक ग्रंथ, उनमें से 90% यूरोपियंस द्वारा लिखे गए हैं, खासकर अंग्रेजों द्वारा। और चूँकि यूरोपियन सोसाइटी में हमेशा से 4 क्लासेस रहे हैं, वहाँ पे क्लास कहते हैं, कोई जाति या वर्ण नहीं होता, वर्ग। 4 क्लासेस रहे हैं, एरिस्टोक्रेट, प्रिस्ट, वर्किंग क्लास और मेनियल क्लास वाले। तो यूरोपियन जहाँ भी गए वहाँ पे स्थानीय समाज को उसी चश्मे से देखने की कोशिश करते थे कि भाई स्थानीय समाज में ये चारों चीज़ होनी चाहिए। और उन्होंने किताबों में ऐसा लिख दिया, वर्ण व्यवस्था कर दिया। वर्ण का असली अर्थ अगर देखेंगे तो उसका रंग होता है, तो रंग के आधार पे तो भाई तो शूद्र जो अभी अपने को शूद्र कह रहे हैं वो तो काले हैं, गोरे तो हैं नहीं। तो फिर वर्ण के आधार पे बाकी जो 3 हैं, क्षत्रिय भी, जो क्षत्रिय अभी राजपूत अपने को क्षत्रिय कहते हैं, तो वो भी अधिकांश काले निकल जाएंगे। आपको पंडितों में भी काले पंडित निकल जाएंगे, साउथ में चले जाइए, काले पंडित निकल जाएंगे। मैं आपको नॉर्थ में दिखा दूंगा। मतलब मैं परसेंटेज, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। साउथ में तो मतलब 70-80% जो है काले हैं। आप देख सकते हैं कि इस भारतीय समाज में, जो कि एक्चुअली पॉटपुरी ऑफ डिफरेंट रेसेस, मल्टीट्यूड ऑफ कल्चर्स है, इसमें ये चीज़ कहना कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था थी, यही गलत है। तो फिर कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर कहना ही गलत है। वक्ता ने आगे बहुत ही अच्छे आंकड़े रखे हैं, आप कृपया सुने। लेकिन ये इससे जो 4 वर्ण हैं, इनको हम और अच्छी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। आज का जो समाज है उसमें इसे सवर्ण कहा जाता है। सवर्ण जिनको आरक्षण नहीं है। और वहीं बात करते हैं शूद्र की। शूद्र में हमारा SC, ST और OBC, ये एक अलग कैटेगरी बनाई गई। मैं अपने संबोधन में SC, ST या OBC शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, बल्कि इसके स्थान पर सभी SC, OBC और ST को सम्मिलित करके शूद्र नाम से संबोधित करूंगा। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, पहले हम उन आंकड़ों पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जैसे पहला आंकड़ा आता है जनसंख्या का। जनसंख्या की जो गणना हुई थी सन 2011 के आसपास या सन 2011 में, उसके अनुसार सवर्ण वर्ग जो था या सामान्य वर्ग जो था वो हमारा 22.28% था पूरी भारत की जनसंख्या का। वहीं शूद्र वर्ग, अब शूद्र वर्ग में हमारा सारे वर्ग शामिल हैं, SC, ST, OBC। ये जो बचा हुआ 100 में से माइनस कर लेंगे 22.28, तो ये अप्रोक्स आता है 77%। यानी कि ये बहुत बड़ी जनसंख्या शूद्रों की है भारत में। लेकिन उसके हिसाब से अधिकार हमारे देखे जाए तो बहुत ही कम है। जैसे पहला आता है संपत्ति। संपत्ति के बारे में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा सवर्ण है, सवर्णों के पास में संपत्ति, पूरी भारत की जो संपत्ति है
उसका 41% यानी 41% संपत्ति है, जो कि मात्र 22% लोगों के पास है। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। वहीं देखा जाए, और जो बचा हुआ हमारा शूद्र वर्ग है, जो कि 78% 77% पूरी जनसंख्या का है, उसके पास मात्र 59% यानी लगभग आधा, पूरी भारत की संपत्ति का आधे में हम 78% लोग हैं और आधे में वो मात्र 21% लोग हैं संपत्ति में देखा जाए तो। ये इतनी बड़ी विसंगति चली आ रही है पहले से ही। अगला जो कुछ हमारा प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनमें कुछ पद होते हैं देखा जाए तो, जैसे केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद होता है। ये 15 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो ये पद थे 322 पदों में से सवर्ण जो जाति के लोग हैं उनके पास 254 यानी कि 79% पद सवर्णों के पास हैं, और बचे हुए मात्र शूद्र, जिसमें एससी भी आता है, एसटी भी आता है, ओबीसी भी आता है, उसके पास मात्र 68 पद यानी कि 21% पद ही मात्र हैं। देखा जाए तो ये आंकड़ा बिल्कुल उल्टा कर देता है, यानी कि 21% जो जनसंख्या है उसके पास 79% पद हैं, और जिसके पास 78% वाली जनसंख्या है उसके पास मात्र 21% खाली पद हैं। ये जो पद है ज्वाइंट सेक्रेटरी का बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। ये लॉ मेकिंग बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी हमारे नियम या विधेयक बनेंगे सारे के सारे इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। जब वहाँ पर हमारे लोग ही नहीं है तो वो हमारे हितों के नियम कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ी विसंगति ये आ रही है, इस गैप को हमें कम करना है। अगला आंकड़ा हमारा आता है एडिशनल सेक्रेटरी पद का। एडिशनल सेक्रेटरी पद भी जो है 31 मार्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो कुल एडिशनल सेक्रेटरी पद हमारे पास 91 थे, जिसमें से समान वर्ग के पास 77 पद थे यानी कि 85%, जो कि आंकड़ा देखा जाए तो बहुत बड़ा हो गया 85%। और जो हमारा शूद्र समाज है जो कि कई जातियों से मिलकर बना है, एससी एसटी ओबीसी से, उसके पास मात्र 14 पद 14, जो कि 15% है खाली पूरे के सभी पदों का। ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि आज भी हम सवर्णों की तुलना में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को भरने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इन विसंगतियों को दूर करने के कुछ साधन हैं, जैसे पहला आता है पाखंडवाद। पाखंडवाद हमारा जो ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण जो लोग थे, उन्होंने हमारे दिमाग पर राज किया, हमारे शूद्र समाज को भड़काया। कावड़ यात्रा जैसे कुछ हमारे जो अध्यक्ष जी थे पिछले रविवार को बोले थे, श्री नरेश गंगवार जी, उन्होंने कावड़ यात्रा के बारे में बताया भी था कि कावड़ यात्रा में जल भर के तो लेके आता है शूद्र, लेकिन जल जब उस पर चढ़ाया जाता है उसकी जो दक्षिणा होती है वो आज भी ब्राह्मण लेता है। तो कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है ये। मेहनत करेगा शूद्र, पानी भर के लाएगा, वहां से जल भर के लेके आएगा और चढ़ाएगा शंकर जी पे, उसके बदले में जो दक्षिणा मिलेगी वो ब्राह्मण को मिलेगी। यानी बैठे बैठे क्या है, ब्राह्मण मालामाल होता जाएगा और उसका जो केवल धर्म का डर दिखा करके क्या है, उसका शोषण होता जाएगा। और ऐसा होता आया है, होता रहा है और होता भी रहेगा अगर हम समय रहते नहीं संभले तो। यहाँ वक्ता ने कहा कि शूद्र कांवड़ यात्रा करेगा, जल चढ़ाएगा, यानी धार्मिक स्थलों पर जाएगा और जो दक्षिणा है वह पंडित लेगा। ये कहाँ का न्याय है? तो मान लीजिए कि अगर पंडित पुरोहित के जगह कुर्मी पुरोहित, अहिर पुरोहित आ जाए, जाट पुरोहित, गुर्जर पुरोहित आ जाए, तो क्या कांवड़ यात्रा धार्मिक स्थलों का चक्कर को जस्टिफाई किया जा सकता है? तो वाक्य से, वक्ता के वाक्य से यह जो है भ्रामक स्थिति पैदा जा रही है कि भाई अगर तब तो पंडित वहाँ रहे तो अच्छी बात है कि काहे शूद्र की कमाई पंडित खाए। इसके जगह पे यह अपेक्षाकृत ज़्यादा उचित होता है यह कहना कि जो शूद्र हैं, चूँकि वक्ता ने यही संज्ञा चुना है हम लोग के लिए, तो जो शूद्र हैं उनको बजाय कांवड़ यात्रा, बजाय धार्मिक स्थलों के चक्कर लगाने के, राजनीतिक, सरकारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इसमें घुसने का प्रयत्न करना चाहिए, यह होना चाहिए था। खैर, वक्ता को आगे सुने। अतः मैं यही निवेदन करूंगा सभी शूद्रों से कि पाखंडवाद से बच के रहें,
क्या सही है क्या गलत है उसका पहले अंतर करें, अंतर समझ में आएगा उसके बाद ही हम कुछ निर्णय ले पाएंगे। पाखंडवाद। अब दूसरा जो साधन है वो है शिक्षा। सभी जानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना किसी भी समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। हम लोग गरीब हैं, गरीबी से निकलने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिसने ये दूध नहीं पिया है वो कभी नहीं दहाड़ेगा, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें होती जाएंगी लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आएगा क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी वो हर निर्णय जो है अपने पक्ष में ले रहे हैं, हर निर्णय सवर्ण के पक्ष में लेंगे, लेकिन आज का जो समाज हमारा सूर समाज वो समझ नहीं पाएगा। आज भी वैसी घटनाएं चल रही हैं लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। अब बात करते हैं विकास के क्षेत्रों की। विकास के कई क्षेत्र हैं, जैसे हमारा शुद्ध समाज है, राजनीतिक विकास करे, राजनीतिक जो पद है उन पे जाएं, और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ऐसे आता है धार्मिक विकास। इन सबको समझने के लिए कुछ दृष्टांत हैं। जैसे हमारे ही शूद्र वर्ग के दो जातियां हुई हैं, एससी में जाटव समाज और ओबीसी में एक यादव समाज। देखा जाए तो ये पिछले 10 सालों से इन दोनों समाजों ने काफी तरक्की की है। इसकी मुख्य वजह क्या रही? मुख्य वजह ये रही कि इनके जो नेता थे वो सक्रिय राजनीति में आए, उन्होंने अच्छे अच्छे पद लिए और अपने समाज के बारे में सोचा, थोड़ा उन्हें किक किया, थोड़ा उन्हें मोटिवेट किया, शिक्षा के प्रति मोटिवेट किया। तो ये समाज क्या है बढ़ता गया, पढ़ते पढ़ते इनकी पीढ़ियां क्या है सर्विस में आई, नौकरी में आई। नौकरी में आने के बाद में थोड़ा पैसा हुआ, पैसों से इन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए, बच्चे पढ़ा के क्या एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया जो शिक्षित थी, जो जानती थी कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और ये जो नई पीढ़ी थी ये अपने आप में ये बुद्धिमान पीढ़ी थी। आज देखा जाए कुछ सरकारों ने आरोप लगाए कि यादवों ने अपने जाति के लोगों को भर्ती कराया, फ्रॉड किया, लेकिन ऐसा नहीं था। आज भी पीसीएस की परीक्षा अगर आप देखेंगे तो 50 में से 30 या 35 से 30 लोग आज भी यादव जाति के लोगों का सिलेक्शन होता है। इस चीज को कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि वो शिक्षित हो चुके हैं, उनके अंदर वो टैलेंट आ चुका है, वो हर सवर्ण को फाइट कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। वो एक योद्धा है, योद्धा। हमें योद्धा बनाने हैं। पहले जो योद्धा थे प्राचीन काल में वो युद्ध करते थे, लेकिन आज जो योद्धा है वो शिक्षित होंगे। शिक्षित योद्धा तैयार करने हैं हमें। हमारे लोग वहां पर जाएं, हमारे लोग प्रशासनिक अधिकारी बने। हमारे लोग जो आंकड़ा 21% है प्रशासनिक अधिकारियों का, वो आंकड़ा 21 से 50% या 70% हो जाना चाहिए। और जो हमारे समाज है जो अभी तक विकास नहीं कर पाया, उनको भी इन दोनों समाजों से सलाह लेनी चाहिए और अपने समाज के विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक मेरे पास भी एक योजना है, शूद्र समाज को हमने एससी, एसटी और ओबीसी को मिला के बनाया है। अगर हम एक मुहिम चलाएं कि हम 1000 या जो भी हमारी क्षमता हो उसके अनुसार जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कार्य करें, या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद में जो बच्चे निकल के आ रहे हैं जो प्रतिभाशाली हैं, उन बच्चों को अगर हम थोड़ा किक करें, किक करने का मतलब है उन्हें हम कंपटीशन कराएं, उनका एक कंपटीशन की तैयारी करवाएं। तैयारी करवाने के बाद में वो बच्चे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा। वो बच्चे सिलेक्शन होगा उनका, लेकिन वो हमारे मुहिम से हमेशा जुड़े भी रहेंगे। हमारा जो ग्रुप चल रहा है बहुत अच्छा ग्रुप है, ये बहुत अच्छी सोच है। इस ग्रुप के माध्यम से कुछ बच्चे अगर हम निकालते हैं हर साल, या हर साल एग्जाम होता है, उसमें अगर हम 2-3 बच्चे भी अगर हर साल डालते रहेंगे तो वो हमारे एससी, ओबीसी या शुद्ध वर्ग का बच्चा वहां जाता रहेगा। और ऐसे जाते जाते क्या है वो हर बच्चे को खींचता भी रहेगा। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में सारे सवर्ण होते हैं, हमारा बच्चा शूद्र का बच्चा वहां तक पहुंच जाता है। वहां तक पहुंचने के बाद में इंटरव्यू में उसको इतने कम नंबर दिए जाते हैं कि वो उन बच्चों से वहां जाके पिछड़ जाता है। अगर हमारे समाज के लोग इंटरव्यू पैनल में अगर जाएंगे, वो केवल तभी जा सकते हैं जब हम लोग वहां पर बच्चों को भेजेंगे। कैसे भेजा जाएगा? उनको हम शिक्षित बनाएंगे, वो हमारा योद्धा बनेगा।
योद्धा बनेगा, प्रशासनिक ढांचे में जाएगा, प्रशासनिक ढांचे में जाकर के वो अपने ही समाज का उत्थान करेगा, हमारे शूद्र समाज का उत्थान करेगा वो। इस तरीके से ये संख्या हमारी बढ़ती जाएगी और बहुत दिन दूर नहीं होगा कि जो हमारे 78% जनसंख्या है और 78% ही हमारे प्रशासनिक अधिकारी होंगे, या इससे ज्यादा भी होने की संभावना है। टैलेंट की कमी नहीं है शूद्रों में, दिमाग सबलों से कम नहीं है, लेकिन कमी है तो केवल की समझदारी की। वो उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। बाकी आचार्य मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया श्री दिलीप गंगवार भाई साहब का, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बस यही मेरे शब्द थे, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी आपका। निश्चित रूप से आपके विचार काफी अच्छे हैं और आपने मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पे काफी जोर दिया है कि हम किस तरह से पाखंड मुक्त समाज का निर्माण करें और शिक्षा की महत्व पे आपने काफी जोर दिया है। तो निश्चित रूप से शिक्षा समय की मांग है। जब हम शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों को समझेंगे। हम शिक्षा के माध्यम से कहीं भी किसी भी स्थान में किसी भी प्लेटफॉर्म में अपनी बात रख सकते हैं, बड़ी दृढ़ता के साथ रख सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से भी किसी भी पद को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो समाज में आज शिक्षा समय की मांग है और उस दिशा में लगभग अभी जैसे जैसे हमारा आर्थिक स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, थोड़ा पैसे अफोर्डेबल इनकम बढ़ रही है लोगों के पास में, तो शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है तो समाज का है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम शिक्षा के दृष्टिकोण से और पद पोस्ट में भी और बेहतर स्थिति में होंगे। और आपने बहुत सारी चीजों पे प्रकाश डाला। निश्चित रूप से हम सब आशा करते हैं कि हम सब मिल के सामूहिक रूप से हम अपने बच्चों का विकास करेंगे और जो जहाँ पे बच्चा पिछड़ रहा है आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, उसको आगे बढ़ाने में हम सब सहयोगी होंगे। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिशन को समय दिए और मिशन में आप जुड़ते भी रहते हैं समय समय पे, तो इसके लिए मिशन आपका आभारी भी है और आशा करता है कि आपके इसी तरह से आगे भी मीटिंगों में आपके विचार सुनने को मिलेंगे। बहुत बहुत आभार।